हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक प्ले की समरी, एक ड्रामा की समरी जिसे लिखा है गिरीश कर्नाड ने। इसका टाइटल है तुगलक। तो फ्रेंड्स, गिरीश कर्नाड 26 ईयर्स के थे जब उन्होंने ये प्ले लिखा था तुगलक, और ये प्ले 1964 में पब्लिश हुआ था। इसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज था वो है कन्नड़। तो ये जो प्ले है उसमें 13 सीन्स हैं और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली के सुल्तान थे उनके पीरियड पर बेस्ड है, उनके रूलिंग पीरियड पर बेस्ड है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को आप में से कई लोग जानते होंगे, हम इन्हें स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। इस प्ले में दो चीज़ पर फोकस किया गया है। पहले तो ये हिस्टोरिकल प्ले है, इसलिए हिस्ट्री बेस्ड है, और दूसरा जो है इसको कंपेयर किया गया है 1960s के कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स से। तो जो इस प्ले के प्रोटोगनिस्ट हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं, वो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको ऐसा पोर्ट्रे किया गया है कि उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, ग्रैंड विजन है और वो इंडिया को यूनाइटेड देखना चाहते थे। लेकिन उनका जो आइडियाज़ था, उनके जो स्टेप्स थे कुछ, वो उनको फेलियर साबित कर दिए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी जो कैरेक्टर्स हैं उनको देखते हैं। तुगलक की यहाँ पे स्टेप मदर है जिसका नाम इस प्ले में मेंशन नहीं है। इनकी स्टेप मदर जो है बहुत ही काइंड है। वो ये जानती है कि तुगलक ने उनके हस्बैंड को और उसके बेटे का मर्डर किया है, इसके बाद भी वो तुगलक का केयर करती है। फिर है अजीज़ जो कि बहुत ही चालाक आदमी है, जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर तुगलक को कई बार ठगा है। फिर है आजम जो कि अजीज़ का फ्रेंड है और एक पिक पॉकेट है, मतलब एक पॉकेट मार है। फिर नाजीब ये तुगलक का एडवाइज़र है, कॉन्फिडेंट है। शेख इमामुद्दीन तुगलक का क्रिटिक है, तुगलक के कामों से वो खुश नहीं रहता। फिर है शिहाबुद्दीन जो कि तुगलक का एडमिनिस्ट्रेटर है। फिर है ऐन उल मुल्क जो कि तुगलक का पुराना फ्रेंड था, लेकिन तुगलक के जो स्टेप्स थे, जो आइडियाज़ थे, उससे वो खुश नहीं रहता था, इसके वजह से वो तुगलक का दुश्मन बन गया। फिर है रतन सिंह जो शिहाबुद्दीन का एडॉप्टेड भाई है। फिर एक और कैरेक्टर है बरानी जो कि एक हिस्टोरियन है और तुगलक का एडवाइज़र है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब प्ले की समरी देखते हैं। 13 सीन का प्ले है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का कोर्ट। तो यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोग मोहम्मद बिन के फेवर में बात कर रहे हैं तो कुछ उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अनाउंसर आता है और वो ये अनाउंस करता है कि एक ब्राह्मण है विष्णु प्रसाद, वो मोहम्मद बिन के अगेंस्ट केस फाइल किया है क्योंकि जो स्टेट ऑफिसर है, मतलब जो मोहम्मद बिन के अंडर काम करते हैं, वो ऑफिसर जो है इसका लैंड सीज कर लिए हैं। तो अब इसके कंपेंसेशन में मोहम्मद बिन ने विष्णु प्रसाद को सिविल सर्विस का एक पोस्ट ऑफर किया और साथ ही साथ 500 सिल्वर दिनार। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक रूल बनाया था कि अगर कोई भी स्टेट ऑफिसर, मतलब जो भी मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर कोई ऑफिसर है, वो किसी हिंदू को एक्सप्लॉइट करता है तो उसका कंपेंसेशन मोहम्मद बिन तुगलक देगा। अब इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने कोर्ट से बाहर आता है और वो ये अनाउंस करता है कि वो अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर रहा है, और ये रीज़न देता है कि दौलताबाद जो है सेंटर में है तो रूल करना ज़्यादा इजी रहेगा और सेफ रहेगा, और दिल्ली जो है वो बॉर्डर पर है। फिर आगे कहता है कि वो इंडिया को यूनाइटेड देखना चाहता है। दौलताबाद का जो पॉपुलेशन है वो हिंदू मेजॉरिटी का है, तो वो इसलिए चाहता है कि सारे मुस्लिम्स जब यहाँ से दौलताबाद जाएंगे तो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए वो लोगों से अपील करता है कि वो भी उसको कंपनी दे, उसके साथ दिल्ली से दौलताबाद जाए। अब ये जो आज़म है वो बहुत ही डेस्परेटली वो ब्राह्मण का वेट कर रहा था कि वो जब बाहर आएगा तो मैं उसे देखूंगा ये कौन ब्राह्मण है। तो जब वो बाहर आता है तो वो उसको रिकग्नाइज करता है कि वो उसका फ्रेंड अजीज़ है। तो फिर अजीज़ अपने डिस्गाइज को रिवील करता है आज़म के सामने और वो बताता है कि ये सारी स्टोरी मैंने खुद बनाई है ताकि उसे कॉम्पेंसेशन मिल सके, और आज़म से कहता है अगर तुमको ऐसे ही पैसे कमाने हैं तो तुम भी मेरे साथ मेरे टीम में आ जाओ। अब सीन 2 में मोहम्मद बिन तुगलक और उनकी स्टेप मदर का कॉन्वर्सेशन दिखाता है, जहां मोहम्मद अपनी स्टेप मदर से पूछता है क्या तुम भी बाकी लोगों की बातों को बिलीव करती हो जो ये कहते हैं कि मैंने अपने फादर और आपके बेटे का मर्डर किया है। तो उसकी स्टेप मदर बोलती है ये सब पुरानी बातें हैं, अब मैं इस बारे में नहीं सोचती, तुम भी मत सोचो। फिर वो आगे डिस्कस करता है कि ऐन उल मुल्क जो है वो 30,000 सोल्जर्स के साथ दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है। अब ये सुन के उसकी स्टेप मदर एकदम शॉक्ड हो गई थी क्योंकि ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और आज एकदम बड़े दुश्मन हो गए हैं। फिर इसी कॉन्वर्सेशन के बीच नाजिब और बरानी जो उनके वफादार हैं वो भी इस रूम में एंटर करते हैं और वो लोग डिस्कस करने लगते हैं ऐन उल मुल्क के बारे में। अब ये लोग भी अपने फोर्स को रेडी कर रहे हैं। तो अब जो उसकी स्टेप मदर है मोहम्मद की, वो बरानी को तो पसंद करती है लेकिन नाजिब को नहीं पसंद करती, क्योंकि उसको लगता है कि जो नाजिब है वो एक बैड इन्फ्लुएंसर है।
उसके वजह से मोहम्मद की सोच जो है वो बदलती जा रही है। लेकिन वो बरानी के बारे में ऐसा नहीं सोचती, बरानी को वो उसका अच्छा फ्रेंड और अच्छा एडवाइज़र समझती है और उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मोहम्मद का साथ मत छोड़ना, तुम हमेशा उसे सपोर्ट करना और उसके साथ रहना। इसके बाद पब्लिक के बीच एक अनाउंसर जाता है, वो ये अनाउंसमेंट करता है कि सारे लोगों को ग्रेट मॉस्क के सामने आकर खड़ा होना है। वहाँ पे मीटिंग है जहाँ पे शेख इमामुद्दीन मीटिंग कंडक्ट करेंगे और वो मोहम्मद के एडमिनिस्ट्रेशन और उसके रॉन्ग मेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सीन 3 में क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो पहले से ही सारे लोगों को धमका देता है, उसको थ्रेटन कर देता है लोगों को कि अगर कोई भी मॉस्क में आएगा मीटिंग के लिए तो उसे वो मार देगा। तो इसलिए फिर जब मीटिंग कंडक्ट होती है, शेख इमामुद्दीन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक और उसके कुछ सर्वेंट्स वहाँ पे रहते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक के दिमाग में एक प्लान चल रहा है। एक तरफ से ऐन उल मुल्क जो है वो दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है, तो वो शेख इमामुद्दीन से कहता है कि हमें अब ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपने मुस्लिम भाइयों को बचाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ऐन उल मुल्क जो है दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ मेरे तरफ से कोई एक मैसेंजर जाए जो उसे समझाए और पीस का प्रपोजल उसके सामने रखे, मतलब शांति का प्रपोजल उसके सामने रखे। और इस बात से शेख इमामुद्दीन रेडी हो जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक उसे कहता है क्योंकि तुम एक रॉयल मैसेंजर हो तो तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें एकदम रॉयल कपड़े पहनना है। तो उसको वो ऐसे कपड़े देता है जिससे ये समझ में आता है कि ये खुद मोहम्मद बिन तुगलक है। अब पूरे आर्मी जो है वो रेडी हो जाती है ऐन उल मुल्क को फेस करने के लिए। तो जब शेख इमामुद्दीन ऐन उल मुल्क के पास जाता है पीस के प्रपोजल के साथ, तो पीछे से मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है फायर करने के लिए। तो जैसे वो लोग फायर करने लगते हैं तो ऐन उल मुल्क भी अपने सेफ्टी के लिए फायर बैक करता है और इसमें जो है शेख इमामुद्दीन का डेथ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले से ही प्लान कर रखा था। इसके बाद सीन 4 में दिखाते हैं शिहाबुद्दीन और मोहम्मद की स्टेप मदर दोनों का कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है कि इस बीच सरदार रतन सिंह एंटर करते हैं और वो ये अनाउंस करते हैं कि शेख इमामुद्दीन बैटल में मारा गया है और मोहम्मद बिन ने बैटल को जीत लिया है और वो किसी भी समय वापस आ सकते हैं। फिर मोहम्मद अपने कोर्ट में एंटर करते हैं बरानी और नाजिब के साथ और फिर वो ये अनाउंस करते हैं कि वो ऐन उल मुल्क को माफ़ कर देंगे। फिर जब बरानी मोहम्मद से पूछता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है, तो मोहम्मद बताता है कि ऐन उल मुल्क के वजह से मेरा चेस का जो गेम था वो सॉल्व हुआ। मतलब जो शेख इमामुद्दीन था वो उसके लिए एक ऑब्स्टेकल था जिसे ऐन उल मुल्क ने मार दिया। तो इस वजह से मोहम्मद ने ऐन उल मुल्क को माफ़ कर दिया और उसको अवध का टेरिटरी दे दिया, बोला कि वहाँ पर रहो और वहाँ के लोगों का ध्यान रखो। फिर रतन सिंह शिहाबुद्दीन को शेख इमामुद्दीन के मर्डर के बारे में सब कुछ बताता है कि वो कैसे मरा, उसके पीछे मोहम्मद बिन का पूरा कॉन्स्पिरेसी जो था वो सब उसको रिवील करता है। अब रतन सिंह ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो शिहाबुद्दीन है वो मोहम्मद का एक खास आदमी है, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेटर है। तो रतन सिंह चाहता है कि शिहाबुद्दीन जो है उसके साथ मिलकर मोहम्मद को सबक सिखाए। अब सीन 5 में दिखाते हैं कि तुगलक के अलावा जो वहाँ पे डायनेस्टी थी आमिर्स की और सईद की, ये लोग शिहाब के साथ और रतन सिंह के साथ मिलकर एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। अब इस मीटिंग में ये लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी मोहम्मद बिन ने अभी तक डिसीजन लिया है उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं और क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर रतन सिंह ने वापस से वो शेख इमामुद्दीन के मर्डर का कॉन्स्पिरेसी सामने लाया। तो फिर अब ये सब चीज़ें सुनकर शिहाबुद्दीन भी अग्री हो जाता है, कन्विंस हो जाता है रतन सिंह का साथ देने के लिए। तो अब ये लोग क्या प्लान करते हैं कि ये लोग मोहम्मद को प्रेयर के टाइम पर मारेंगे, जब वो प्रेयर करेगा, क्योंकि उस वक्त वो अपना स्वॉर्ड अपने पास नहीं रखता, अपना कोई भी वेपन जो है अपने पास नहीं रखता। तो जब मोहम्मद प्रेयर के लिए जाते हैं तो ये लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, लेकिन जो इनका प्लान था वो सबके सामने रिवील हो जाता है और मोहम्मद ये ऑर्डर देता है कि सभी लोग जो भी इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है सबकी डेड बॉडी मेरे सामने होनी चाहिए। इसके बाद मोहम्मद एक और रेडिकुलस डिसीजन लेता है और वो ये होता है कि अब उनकी जो करेंसी है वो कॉपर और ब्रास मेटल में मिंट होगी और वो फॉलोइंग ईयर्स में फॉलो होगी। और इसमें सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी होती है वो ये बोलता है कि इसका जो वैल्यू है वो सिल्वर या गोल्ड करेंसी के इक्वल होगा। इसके साथ ही साथ उसने प्रेयर पे भी बैन लगा दिया, क्योंकि जो उसका मर्डर का कॉन्स्पिरेसी था वो प्रेयर करते वक्त हुआ, तो उसको लगता है कि अब ये प्रेयर का जो जगह है वो अशुद्ध हो गया है, तो इसलिए लोगों से ये अपील करता है कि अब कोई भी प्रेयर नहीं करेगा।
और लोगों को ऑर्डर देता है कि वो इमीडिएटली दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट होने के लिए रेडी हो जाए। तो मोहम्मद का जो ये बैक टू बैक डिसीजन था, उसके वजह से लोग इन्हें पागल सुल्तान बोलना शुरू कर दिए थे। और लोग जब दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट हो रहे थे तो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा टेंशन था, बहुत ज़्यादा उन लोग ने सफ़र किया था। तो मोहम्मद ने दिल्ली से दौलताबाद के रास्ते में कई जगह कैंप लगवाया था कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उस कैंप में जाकर अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। तो ये जो अजीज़ था, जो विष्णु प्रसाद बनकर आया था, वो भी लोगों का हेल्प करता था, लेकिन उनसे ब्राइब लेके, उनसे पैसे लेके। तो एक लेडी आई थी, एक बूढ़ी औरत आई थी, वो अजीज़ से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसको एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए, मतलब एक दिन उसे ट्रैवल ना करने दिया जाए, क्योंकि उसकी बेटी की जो तबीयत है बहुत ख़राब है। लेकिन अजीज़ ने इसके बदले उससे पैसे मांगे, लेकिन उस औरत के पास पैसे नहीं थे और उसकी बेटी इस वजह से मर गई। तो इस तरीके से अजीज़ विष्णु प्रसाद बन के लोगों को ठग रहा था और साथ ही साथ आज़म के साथ प्लान कर रहा था कि वो बहुत सारा कॉपर और ब्रास का कॉइन मिंट करेगा और उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा और गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को अपने पास जमा करके रखेगा। फिर 8 सीन में डायरेक्टली दौलताबाद दिखाया जाता है, जहाँ पे एक रिपोर्टर आता है, वो मोहम्मद को बताता है कि जो उसका एडवाइज़र है नाजीब, उसका मर्डर हो चुका है। फिर सीन 9 में ये दिखाते हैं कि अजीज़ के अंडर में काम कर रहा है एक आदमी जिसका नाम होता है करीम। वो अजीज़ के सामने एक आदमी को ले आता है टर्किश मर्चेंट समझ के, लेकिन जब अजीज़ ने उस आदमी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से कहा, तब वो बोलता है कि मैं घियासुद्दीन अब्बासिद हूँ। तो ये घियासुद्दीन अब्बासिद जो था वो मुस्लिम रिलीजियस लीडर था और वो अजीज़ को धमकी देने लगता है, उसको थ्रेटन करने लगता है कि मुझे मोहम्मद ने यहाँ पे इनवाइट किया, मैं उनका गेस्ट हूँ और तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। अब फिर से अजीज़ के दिमाग में एक प्लान चलता है और वो घियासुद्दीन को मार डालता है, उसका मर्डर कर देता है और जो उसका अटायर है वो खुद ले लेता है। अब ये प्लान कर चुका है कि अब ये घियासुद्दीन अब्बासिद बन के मोहम्मद के सामने जाएगा। फिर सीन 10 में दिखाते हैं कि मोहम्मद और उसकी स्टेप मदर के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, जहाँ पे उसकी स्टेप मदर मोहम्मद को बहुत सुनाती है कि तुमने जो ये करेंसी इंट्रोड्यूस किया है कॉपर और ब्रास का, उसके वजह से मार्केट में बहुत सारे फेक करेंसी आ गए हैं और इसके वजह से हमारे स्टेट के जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होते जा रही है। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद अपनी मदर की बात नहीं सुन रहे, वो अभी तक नाजिब के मर्डर को लेके फ्रस्ट्रेटेड है। वो जिसको भी सस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर भी शक कर रहे हैं, उसको वो मरवाते जा रहे हैं। फिर एट लास्ट उनको पता चलता है कि नाजिब को उसकी माँ ने ही पॉइजन दे के मार डाला है। तो जब ये बात उन्हें पता चलता है तो अपनी माँ को भी वो पनिशमेंट देता है और वो ये पनिशमेंट रहता है कि इनको तब तक पत्थर से मारो जब तक ये मर ना जाए। अब ये जो बैक टू बैक इंसिडेंट था वो मोहम्मद के दिमाग में एकदम स्ट्राइक करते जा रहा है और इस चीज़ से वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। तो अभी अपने फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए प्रेयर करने के लिए डेस्परेट हो रहा है, जो कि इसने खुद ही बैन किया था। लेकिन फिर भी ये अपने ही रूल्स के अगेंस्ट जाता है और प्रेयर कर लेता है। फिर वहाँ पे बरानी आता है और वो बरानी से रिवील करता है कि वो प्रेयर कर लिया है। फिर कुछ देर बाद पब्लिक में ये अनाउंस होता है कि घियासुद्दीन अब्बासी, जो कि रिलीजियस लीडर है, एक होली मैन है, वो दौलताबाद कभी भी पहुंच सकते हैं और जब वो आएंगे तो जो ये बैन हुआ प्रेयर है वो फिर से रीस्टार्ट होगा और सारे मुस्लिम्स जो हैं दिन में 5 बार प्रेयर्स वापस से कर सकते हैं। फिर सीन 11 में ये दिखाते हैं कि जो लोगों की भीड़ है, लोगों का जो क्राउड है, वो घियासुद्दीन के सामने आके खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हमें इस वक्त प्रेयर की ज़रूरत नहीं है, हमें 2 टाइम खाने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है। फिर जो घियासुद्दीन है, जो कि एक्चुअली में अजीज़ होता है, वो मोहम्मद के कोर्ट में एंटर होता है और मोहम्मद को इम्ब्रेस करता है और मोहम्मद भी उसे घियासुद्दीन समझकर उसके पैरों में गिर जाता है, ये सोच के कि इससे उसके पाप जो हैं वो धुल जाएंगे। फिर इसी क्राउड में एक औरत आती है जो कि हिंदू होती है, वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि ये घियासुद्दीन अब्बासिद नहीं है बल्कि अजीज़ है। वो अजीज़ को पहचान जाती है और वो कहने लगती है कि इसके वजह से मेरी बेटी मर गई है। तो ये वही औरत रहती है जो अजीज़ से हेल्प मांगती है कि एक दिन उसको लीव दे दे ताकि वो अपनी बेटी का ख्याल रख सके, लेकिन अजीज़ उससे ब्राइब मांगता है, उससे पैसे मांगता है कि अगर तुमको एक दिन का आराम चाहिए तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। फिर सीन 12 में पैलेस दिखाता है जहाँ पे अजीज़ और आज़म दोनों एक साथ हैं। तो यहाँ पे आज़म जो है बहुत डरा हुआ रहता है अजीज़ के साथ खड़े रहने में। वो डिसाइड करता है कि अब ये सब छोड़ के वो कहीं भाग जाएगा सीक्रेटली, क्योंकि अब उसे डर लगने लगा कि कभी भी अजीज़ अगर पकड़ा गया तो खैर नहीं है।
तो आज़म अजीज़ को भी कन्विंस करता है कि तुम भी ये सब छोड़ के चलो यहाँ से, हमारे पास बहुत पैसे हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे अजीज़ जो है उसको रिफ्यूज़ कर देता है, उसे मना कर देता है। तो आज़म अकेले ही वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन 13 में पैलेस का दूसरा पार्ट दिखाते हैं जहाँ पर मोहम्मद और बरानी का कॉन्वर्सेशन होता रहता है। तो यहाँ पे बरानी जो है मोहम्मद को ये बता रहा है कि वो अपने माँ के फ्यूनरल में जा रहा है और वो श्योर नहीं है कि वो वापस आ पाएगा कि नहीं, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक अनाउंसर आता है और वो मोहम्मद को बताता है कि आज़म का मर्डर हो गया है, और आज़म के मर्डर के वजह से मोहम्मद को पता चल जाता है कि जो उसके घर में घियासुद्दीन बन के आया है वो घियासुद्दीन नहीं बल्कि कोई और है। फिर मोहम्मद घियासुद्दीन के पास जाता है, मतलब कि अजीज़ के पास जाता है और उससे क्वेश्चन करता है कि तुम कौन हो। फिर अजीज़ जो है अपनी रियल आइडेंटिटी मोहम्मद के सामने रिवील कर देता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी मोहम्मद अजीज़ को कुछ पनिशमेंट नहीं देता। इनफैक्ट वो इम्प्रेस होता है क्योंकि वो बहुत ही बोल्डली अपने बारे में सब कुछ मोहम्मद को बता देता है। और फिर मोहम्मद उसे अपने कोर्ट में एक पावरफुल पोजीशन पे अपॉइंट कर देता है, और इसके बाद मोहम्मद अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। फिर जब अगली सुबह वो उठता है तो उसे ये फील होने लगता है कि वो पागल हो चुका है, और ये सीन के साथ प्ले की एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सिर्फ समरी डिस्कस किया है। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।